सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैंने आप लोगों का संडे ख़राब कर दिया, संडे को बुलाया, बट अभी कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, हर दिन हमारे लिए क्या है, एक पढ़ाई का ही है। इसमें हम लोग को सोचना ही नहीं है कि आज संडे है या कुछ हॉलीडे है तो हमें आराम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और जितना टाइम बचा है उसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश ये करनी है कि हमारी कितनी ज़्यादा और मेहनत हो सके, और ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, और ज़्यादा आप इम्प्रूव कर सके, है ना। तो अपने आप से ही कंपटीशन है, आपका किसी और से तो नहीं है। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर आपकी मेहनत उस लेवल पे होगी, किस लेवल पे, जो लेवल पे आप चाहते हो, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जेई बोलो या नीट बोलो अच्छा स्कोर रखोगे, है ना। आपको हर बार ये कोशिश करनी है कि आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आने वाला है वो लाइफ चेंजिंग है। देखो अभी आपको कोई याद नहीं रखेगा, एक बार परसेंटेज बन गए ना तो सब आपको याद रखेंगे। अभी देखो नीरज चोपड़ा, कितने लोग जानते थे उसको पहले? कोई नहीं जानता था ना। कल उसने गोल्ड मेडल जीता तो पूरी दुनिया आज उसकी वाह वाह कर रही है। ऐसा लग रहा है कि अपना सगा भाई जीत गया, कोई लग रहा है ना, ऐसा फीलिंग आती है ना ऐसे, यार कोई तो भी जीता है करके। इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आना कितनी बड़ी बात, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन उससे पहले कौन जानता था उसको? कोई नहीं। जेवलिन नाम का कोई स्पोर्ट होता ये भी काफ़ी लोगों को पता था ही नहीं। लेकिन उसने मेहनत किया, कितने साल? 10 साल। कितने? 2011 से उसने शुरू किया, और 10 साल के बाद उसका पहला ओलंपिक था, और पहले ही ओलंपिक में उसने क्या किया? गोल्ड मेडल लिया, है ना। वो इतना कॉन्फिडेंट था। क्यों था? मैं उसका कल इंटरव्यू देख रहा था। उसने बोला कि अगर आपकी ट्रेनिंग स्ट्रांग होंगी तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, ट्रेनिंग स्ट्रांग रहेंगी तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। इसका मतलब आपका भी अगर प्रैक्टिस ट्रेनिंग स्ट्रांग रहेगा तो एग्ज़ाम में आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एग्ज़ाम में प्रॉब्लम किसको जाती है? जो पढ़ता ही नहीं, जो सिर्फ टाइम पास करता है, जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं, है ना। आज पूरी दुनिया उसको जानती है, पूरे इंडिया का उसने नाम रोशन किया। गोल्ड मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात थी। बड़े बड़े कॉम्पिटिटर थे यूएस से, है ना, जर्मनी के बड़े बड़े कॉम्पिटिटर थे, सबको हराया, और आज इस मकाम पे पहुंचा है कि आज जो बेचारा उसका नाम जानते भी नहीं था, आज उसका ट्रेंडिंग पे वही चल रहा है। गूगल पे सर्च उसी का नाम, यूट्यूब पे सर्च उसी का नाम। तो किस्मत कब पलट जाए, एक मिनट में पलट सकती है, लेकिन वो उसके लिए क्या लगता है? हार्ड वर्क। समझ रहे हो? उसके लिए था हार्ड वर्क। हमारा नेबरिंग पार्टिसिपेंट भी था पाकिस्तानी, आज़ाद नाम, पता नहीं क्या नाम था, मैं नाम थोड़ा भूल गया उसका। नंबर 4, इसीलिए तो नंबर 2 नंबर 3 कौन आता वो कोई याद नहीं रखता ना। नंबर 1 ऑलवेज ट्राई टू बी ए फर्स्ट प्लेस विनर, बिकॉज सेकंड प्लेस विनर इज ए फर्स्ट लूजर। तो उसको कोई जानता नहीं अभी, हालांकि वो भी अच्छा थ्रोअर था। तो उसने ट्वीट भी किया कि मेरा आइडियल नीरज चोपड़ा, आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहा उसने? मेरा आइडियल। ये होता स्पोर्ट्समैनशिप, है ना। और तो ये चीज़ें होती है, और ये चीज़ें सिर्फ आती है प्रैक्टिस, ट्रेनिंग। आप कितना मेहनत कर रहे हो, वो आप कितना बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, उससे नहीं होता। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके रिज़ल्ट बहुत फ्रूटफुल आते हैं। समझ रहे हो? तो मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा सिस्टम चाहता हूँ आगे भी, कभी भी, जब तक कि अपनी क्लासेस है, जब तक कि अपने बच्चों का माइंडसेट ऐसा बने कि मुझे करना है, मतलब जिम्मेदारी के साथ। जिम्मेदारी। भूख लगी तो आप लोग को माँ बाप ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाते हैं, आप लोग खुद ही जाओगे, यानी मुझे भूख लगी खाना दो। वो एक ऐसी जिम्मेदारी होती है। बीमार हो गए तो खुद डॉक्टर के पास जाओगे, कोई चीज़ का ज़रूरत है तो आप जाओगे लेने के लिए, वो एक जिम्मेदारी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिम्मेदारी से आप लोग पढ़ाई करें, कि नहीं मुझे करना है, मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। मॉर्निंग रूटीन अपना बनाओ, पढ़ाई अपना एक फ्रेमवर्क बनाओ, और उसके हिसाब से पढ़ो, तो रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें, है ना। मेरे पास इसमें बहुत है क्वेश्चंस,
तो हम लोग शुरू करते हैं JEE 21 से, जो अभी हुआ था, रिसेंटली हुआ था जुलाई 27, ठीक है। तो मैं थोड़े मिक्स क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इट्स डजंट मीन कि अल्कोहल है तो अल्कोहल की करेंगे। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि यार ये हमारे आंखों से जा चुका है तो हम लोग उसको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और वो अल्कोहल फिनॉल के निकाल के रखना PYQ, ठीक है। चलो, एक बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल्स हुआ था हमारा, तो वो जुलाई का JEE मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन ज़रा सुनो। डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज आर फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग डाइसेकेराइड्स। मतलब कौन सा डाइसेकेराइड्स, अगर कौन से डाइसेकेराइड को हाइड्रोलिसिस किया तो वो दो मोनोसेकेराइड्स देंगे। तो बताओ गैलेक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है? डी ग्लूकोज प्लस किसका लैक्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस करे तो डी गैलेक्टोज प्लस डी ग्लूकोज, समझ रहे हो। माल्टोज का डी ग्लूकोज प्लस डी ग्लूकोज, है ना। और क्या था, बोलो। अमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज की बहुत सारी चेन चलती है, याद है। अल्फा डी ग्लूकोज की चेन चलती है। और सुक्रोज में क्या था, बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज, याद है ना। सो व्हाट विल बी द आंसर? डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज कौन से डाइसेकेराइड के बाद बनते हैं हाइड्रोलिसिस करने के बाद? सो आंसर इज लैक्टोज। पढ़े हम लोगों ने, की पॉइंट्स लिखा के दिया था सबके, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट वुड बी। बहुत आसान क्वेश्चन, ये अमाइन का क्वेश्चन है। कहाँ का है? अमाइन का। और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी नेमिंग रिएक्शन का क्वेश्चन है। ध्यान देना, क्वेश्चन ये है बेटा, इसमें थोड़ा इंक देखो तो आर्यन, थोड़ा खोल के इधर और ये इसमें भी डाल देखो। क्वेश्चन ये है, ध्यान देना बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते, सिर्फ आपके लॉजिक सही होने चाहिए। द फाइनल प्रोडक्ट वुड बी। सबसे पहले मुझे बताओ ये कौन सा रिएक्शन नजर आ रहा है आपको, प्लीज। वेरी गुड, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, बहुत अप्रिशिएट। क्यों गैब्रियल थैलिमाइड? याद है आप लोगों को, पहले थैलिमाइड था, फिर हम लोग उसको KOH के साथ रिएक्ट करवाते तो HOH बाहर निकल के K लग जाता, दैट इज पोटाशियम थैलिमाइड, याद है। फिर पोटाशियम थैलिमाइड में हम लोग अल्काइल हैलाइड ऐड करते थे, तो अब ये R के जगह पे उसने ये ले लिया, याला ग्रुप, समझ रहे हो, है ना। फिर क्या होता था, ये K और ये X निकलता था तो यहाँ पे R लगता था, फिर हाइड्रोलिसिस करते थे तो प्राइमरी अमीन बनता था। क्या बनता था? एंड मैंने लिखाया था दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन, बिकॉज बाय प्रोडक्ट इसमें कोई फालतू बनेंगे नहीं। अमोनोलिसिस में क्या होता था, प्राइमरी के साथ सेकेंडरी टर्सरी सब बनते थे, लेकिन इस रिएक्शन में क्या होगा, बहुत आसान रिएक्शन है ना, बहुत ही आसान रिएक्शन। क्या करना है आपको, हमें पता है कि नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सी है, नेगेटिव, और पोटाशियम पे चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्या करेगा, इस अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा, है ना, ये अटैक हो गया, और ये ब्रोमीन बाहर जाएगा किसके साथ, K के साथ, माइनस क्या हो जाएगा, KBr माइनस हो जाएगा। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन है। तो 4 ऑप्शन में अगर हमको ये कहीं नजर आ जाए, अभी हम लोग फाइनल बनाएंगे, ये N, फिर ये CH2, फिर ये बेंजीन रिंग, है ना।
ठीक है, CH2 बेंजीन रिंग है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो हाइड्रोलिसिस की गई है, बोलो, तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक, इधर भी H इधर भी H, उधर ONA आ जाएगा, वैसे NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, बेंजीन रिंग CH2 NH2, है ना, बेंजीन रिंग CH2 NH2। अगर देखा जाए तो ये भी आपका प्राइमरी अमीन है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब मैं चारों ऑप्शन तो बनाऊंगा नहीं, लेकिन जहाँ पे भी हमें ये दिख जाए तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि यही हमारा करेक्ट आंसर। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, गैब्रियल थाइलेमाइड सिंथेसिस, बोलो, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, गैब्रियल थाइलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, नाउ एक और अल्कोहल फिनॉल ईथर का क्वेश्चन, जुलाई 27, हाँ आपका ये जुलाई 27 इसी के शिफ्ट का पेपर है। जरा देखो क्या है क्वेश्चन है, आपको ये देखना है आपका करस्पॉन्डिंग टीचर यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता है, वही टेक्निक सीखनी है। टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निक बिगड़ी ना तो आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। क्वेश्चन पढ़ा करो, क्या बोल रहा है वो, किस तरीके से बोल रहा, किस तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है और मुझे क्या बताना है, समझ रहे हो, तो आंसर आपके करेक्ट आएगी। देखो क्वेश्चन ये है, दिस इज योर बेंजीन रिंग OH और यहां पे ऐड किया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना। उसने बोला यहां पे प्रोडक्ट दिए हुए क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिए हुए, आ जाओ बेटा, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए, मैं चारों ऑप्शन पढ़ता हूं, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। अल्कोहल फिनॉल ईथर में अभी रिसेंटली पढ़ा हम लोगों ने, हाँ बोलो, डिहाइड्रेशन, वेरी गुड। कौन सी रिएक्शन है, याद आ रहा, अरे OH है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि अल्कोहल है, और आप अल्कोहल में अभी देखा हम लोगों ने, अल्कोहल में H2SO4 डालते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगर 413 केल्विन रहा तो सब्स्टिट्यूशन, 463 या 73 हो गया तो एलिमिनेशन, याद है, अभी बताया था मैंने परसों के क्लास में, कल की क्लास में आई गेस। तो फिर मैंने कहा था कि ऐसा तो नहीं होता ना कि शाम में अल्कोहल है और H2 निकल रहा है तो सुबह वो अल्कोहल है, शाम में अल्कीन बन जा रहा। जब तक कि हम लोग H2SO4 ऐड नहीं करेंगे जब तक कि H2O निकलेगा नहीं, याद है, बताया था मैंने अभी। तो अब मुझे बताओ, दिस इज योर अल्फा कार्बन, बीटा पे तो इधर बीटा कार्बन है लेकिन बीटा हाइड्रोजन नहीं है क्या, बीटा नहीं है, यहां पे बीटा है, बोलो, तो अल्फा से रिस्पॉन्स चाहिए, बीटा से बीच में, तो मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, बोलो, दिस इज योर A, बोलो, दिस इज योर A। अब इधर वाला बन सकता क्या, इधर हाइड्रोजन है क्या, नहीं है ना, तो इधर तो डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। तो यहां पे उसने लिखा, पता है दूसरा प्रोडक्ट क्या लिखा, दूसरा प्रोडक्ट उसने लिखा है ये, दिस इज B। बोलो दोनों में से कौन सा करेक्ट है, दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ओनली A इज करेक्ट। वाई, बिकॉज अल्फा के बाद ही बीटा होता है और बीटा हाइड्रोजन निकलता है, तो ये तो बीटा के बाद ये तो गामा आ गया ना, तो गामा का कभी निकाले आपने सुना मुझे बोलते हुए, मैंने हमेशा अल्फा बीटा ही कहा है ना। तो ऑप्शन है यहाँ पे A एंड B, यहाँ पे ऑप्शन है बोथ A एंड B आर इक्वली फॉर्म्ड, कंपाउंड B विल बी मेजर, द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन एसिडिक मीडियम। हो सकता क्या ये, नहीं, द कंपाउंड A इज मेजर, सो व्हाट इज द आंसर, कंपाउंड A इज मेजर। समझ गए, ये मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा ग्रुप में, डोंट वरी, लेकिन आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, अच्छा डबल बॉन्ड, ओके, आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन है, आइसोमेरिज्म का। मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, याद आ रहा, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, है ना,
इक्लिप्स, जो कि डायहाइड्रल एंगल कितना होता है 0, याद है, इक्लिप्स 0। फिर उसके बाद आता 60, 60 को क्या बोलते थे, गॉच, याद आ रहा, 60 को क्या बोलते थे, गॉच। फिर 120 पे पार्शियल इक्लिप्स्ड, 180 पे एंटी। फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखाया था, एंटी इज वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू स्टैगर्ड, स्टैगर्ड में भी पार्शियल इक्लिप्स्ड, देन सॉरी स्टैगर्ड में सबसे पहले गॉच, गॉच से के बाद पार्शियल इक्लिप्स, उसके बाद कंप्लीटली फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो एंगल थे 60 डिग्री का एंगल कितना था, किसका था, गॉच। 60 डिग्री को क्या बोलते थे, गॉच। याद आ रहा है कि मैं आपको लोग को याद दिलाता हूं, याद है, ये आपका H H H, ये आपका H H H, बोलो ये 60 डिग्री है, ये और ये एंगल देखा जाए तो कितना आता है, 60 डिग्री आता है। और इसको हमने नाम क्या दिया था, गॉच, याद है क्या, गॉच नाम दिया था। ये मैंने आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था ऑनलाइन। ज़रा देखो क्वेश्चन क्या है, डायहाइड्रल एंगल जो हम लोगों ने देखा था, याद है क्या, ये दोनों का जो एंगल होता है उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, डायहाइड्रल एंगल या टॉर्सियोनल एंगल, याद है, समझ गए ना। टॉर्सियोनल एनर्जी लगती है इसमें घुमाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन को फिक्स करो, दूसरे को रोटेट करो, जब तक ये रोटेट करना है जब तक कि वो ग्रुप एंटी पोजीशन में ना चले जाए, है ना। आइसोमेरिज्म का आप लेक्चर देखना, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ाया था, वहाँ का क्वेश्चन पूछा है जेई में। और क्वेश्चन ये है कि डायहाइड्रल एंगल इन 111 ट्राइक्लोरोइथेन, 111 ट्राइक्लोरोइथेन इन स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, इन स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन 111 ट्राइक्लोरोइथेन। तो ट्राइक्लोरोइथेन पहले बनाते हैं, दिस इज इथेन 111 ट्राइक्लोरोइथेन, यही बन गया, बोलो यही बना है ना, 111 ट्राइक्लोरोइथेन। अब इसका मैं आपको बनाना सिखाता हूं। इसको हम लोगों ने याद है कि न्यूमैन सॉहर्स, ये कौन सा है, न्यूमैन, ठीक है। तो ये आपका पहला कार्बन, ये वाला, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन। अब ये फर्स्ट कार्बन की ये क्लोरीन 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 हो गया, दिस इज क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, राइट। और बैक कार्बन है, बोलो, बैक कार्बन को हम लोग वो बॉन्ड नहीं बताते थे, याद है, बस ऐसे बताते थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मान लो ये अभी कितने डिग्री पे है, बोलो 60 डिग्री पे है, और ये देखा जाए तो कितने डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है, समझ रहे। तो लेकिन ये तो एंटी हो गया, ये तो एंटी हो गया ना, तो आंसर इज 60 डिग्री, गॉच, आंसर इज गॉच 60 डिग्री, ठीक है। तो और क्वेश्चन देखता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन इसमें है लेकिन प्रिंटिंग बराबर नहीं हुई है। आपका शिफ्ट 1 था कि 2 था, हाँ 2 था, है ना, ये 2 वाला आ गया। हाँ क्वेश्चन देखो, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। इन लैटिस पैरामीटर ऑफ ए क्रिस्टल, लैटिस पैरामीटर फॉर ए क्रिस्टल लैटिस इज, जरा सुनो ध्यान से, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 120 डिग्री, गामा इक्वल टू 90 डिग्री, इज रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस, इज रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस। मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाया था, आपको भी पढ़ाया, इन लोग को भी पढ़ाया मैंने। वहाँ पे मैंने हर एक ब्रेविस, 14 ब्रेविस लैटिस जो थे, हर एक का मैंने लिखा के दिया था कि, है ना, ये एक्सिस के बारे में और एंगल के बारे में। तो अगर आप देखोगे तो इसका आंसर है मोनोक्लिनिक, देखो जरा, सो आंसर इज मोनोक्लिनिक। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक,
मोनोक्लिनिक मैंने सिर्फ लिखा के दिया, आप लोग को याद नहीं है, लिख लेना। हेक्सागोनल नहीं, मोनोक्लिनिक। यहां पे दिया हुआ है A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 120, 60 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। याद है 3 डिग्री थे उसके, है ना। हेक्सागोनल का A इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू, मैंने जो लिखाया था आप लोग को है क्या, सॉलिड स्टेट का नोट है ना, उसमें ट्राई क्लिनिक में जाओ, मैंने वहां लिखाया था बीटा इक्वल टू 90, 120 एंड सॉरी कितना था, 60, 90, 120 है ना। ट्राई क्लिनिक में क्या हो रहा, हाँ तो बताओ ना, अल्फा किसके बराबर है 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90, तो कितना है उस पर लिखा हुआ, बीटा का वैल्यू कितना लिखा हुआ है। मैंने उस दिन भी बताया ना आप लोगों को वहाँ पे, अरे जब हम लोग उस क्लास में थे तो मैंने आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर निकाल के बताया था। किसको बताया था, आपको बताया था शायद, है ना, आपको बताया था, समझ रहे हैं। तो आंसर इज मोनोक्लिनिक। आंसर है किसी के पास सॉलिड स्टेट का बुक तो देख लो, बताओ। यही आंसर है, सिर्फ तुम्हारे तसल्ली के लिए मैं तुमको बता दे रहा हूँ। आओ जल्दी, है बताओ, लो आ रहे हैं उससे बुक लो। हाँ देखो, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, अल्फा और गामा किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर, और बीटा किसके बराबर है 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। तो यहाँ पे बीटा कितना पूछा उसने 120, बट A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तो किसका है ये मोनोक्लिनिक। हेक्सागोनल का देखो A इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा एंड बीटा 90 रहता और गामा 120 रहता। ये आपको एंगल क्या करने हैं, याद रखने हैं। देखो क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो अगर अभी आपके एग्जाम में आता तो आप तो इनकरेक्ट करके आ जाते, क्योंकि याद ही नहीं है ना, आप कंफ्यूज थे किसका क्या था करके। तो समझ रहे हो, वो जो पैरामीटर मैंने लिखा के दिया था वो याद ही करना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ गए। चलो दूसरा, कोऑर्डिनेशन का भी क्वेश्चन है, करवाता हूँ इसको भी मैं। मैग्नेटिक नेचर पे भी क्वेश्चन है बहुत आसान, ये भी करवाता हूँ। चलो उसके बाद हाँ एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये तकरीबन रिएक्शन है। चलो खुद ही बताओ काय का रिएक्शन है। क्वेश्चन देखो, CH4 प्लस I2 ऑब्वियसली रिवर्सिबल होगी। आयोडीन की क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। CH3I plus HI, reaction is reversible due to reducing nature of HI, oxidizing sorry, है ना, ये हमें पता है। now what shall be added so the reaction proceed in one direction, मतलब रिएक्शन रिवर्स ना हो। हम ऐसा क्या ऐड करें कि रिएक्शन रिवर्स ना हो, तो ऑप्शन ए है कॉन्सनट्रेटेड HiO3, ऑप्शन बी है HOCl, ऑप्शन सी है NH3, ऑप्शन डी है HNO2। व्हाट इज द आंसर, बोलो जोर से बोलो, बोलिए
what will be the answer? ये HiO3 is the answer. मैं अगर आपको याद होगा, है ना, नोट निकाल के देख लेना मेरा, मैंने वहाँ पे 3 लिखाया था आप लोगों को। एक लिखाया था आयोडी, इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड, क्या बोलते हैं, HiO3, नाइट्रिक एसिड, है ना, और HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं कि रिएक्शन रिवर्स ना हो, तो उसमें से एक HiO3 है। HOCl भी नहीं है, NH3 तो ये बकवास ऑप्शन, ये भी बकवास। हाँ, अगर यहाँ पे HNO3 होता तो मल्टीपल करेक्ट हो जाता। HNO3 भी यूज करते हैं। हाइड्रोकार्बन का नोट्स निकाल के देखना आज घर पे जाके, उसमें क्या देखोगे आप, आयोडीन वाला रिएक्शन। तो मैंने वहाँ लिखाया था आयोडीन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं। कौन कौन से, 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा, HiO3, आयोडिक एसिड, HNO3 एंड HgO। 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते कि रिएक्शन रिवर्स ना हो। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आयोडीनेशन ऑफ मीथेन पे क्वेश्चन पूछा जेई मेंस, ये 27 शिफ्ट 2, ठीक है। चलो बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन सुनो, आवाज नहीं। क्वेश्चन है, इन डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस थाइमिन इज, इन डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस थाइमिन इज यूरैसिल, एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन। बना के दिया था अगर आपको याद होगा तो। है बायोमोलिक्यूल्स सब बुक खोल रहे, क्या प्रिपरेशन हो रहा तुम लोगों का। -4, -5 हो गया आर्यन का, तुम्हारी शिफ्ट का क्वेश्चन। हाँ निकालो डीएनए, देखो दूसरा मिला क्या, काय की लिंक मिल रही है, थाइमिन, थाइमिन वाला देखो, थाइमिन वाला देखो, थाइमिन किसका पार्ट था, ग्वानिन, और वो उधर है ना, वो है ना फ्लो चार्ट, ये क्या है, यही तो है, बताओ इधर। द आंसर इज एडेनाइन, द आंसर इज एडेनाइन। थाइमिन, एक मिनट, क्या क्वेश्चन क्या पूछा उसने, पकड़ो ये क्वेश्चन ये पूछा है, सॉरी क्वेश्चन क्या है, इन डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस थाइमिन इज, मतलब थाइमिन किससे जुड़ेगा, थाइमिन किससे जुड़ेगा, तो बताओ ATGC, AT नहीं बताया था, AT मतलब एडेनाइन किससे जुड़ेगा, थाइमिन से, GC मतलब ग्वानाइन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। समझे क्या, ATGC याद रखना, A किससे जुड़ेगा, T से, G किससे जुड़ेगा, C से। तो एडेनाइन का पेयरिंग बेस क्या है, थाइमिन, थाइमिन का पेयरिंग बेस क्या है, एडेनाइन, ग्वानिन का पेयरिंग बेस क्या है, साइटोसिन। समझ रहे हो, समझे क्या भाई, कितना आसान क्वेश्चन। जेई 2021 जुलाई पढ़ते वक्त क्या इतनी छोटी चीज मैंने बताया नहीं होगा, पेयरिंग किसके साथ, डीएनए का मॉडल बायो वालों ने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया था ना डीएनए का मॉडल, मैंने उसमें बताया था ATGC बॉन्डिंग होती है ना, बायो वालों ने तो पढ़ा होगा ना, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो उसमें ये पता नहीं था कि एडेनाइन किससे, थाइमिन किससे जुड़ता है, एडेनाइन के साथ, साइटोसिन किससे जुड़ता है, ग्वानिन के साथ। तो आंसर इज एडेनाइन, थाइमिन का बेस पेयर क्या है, एडेनाइन है। समझ रहे कितना आसान क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इजी लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। अब जेई लेवल अगर ये है तो अभी नीट छोड़ी दो, देखते उसको भी, ठीक है। अब देखो
क्वेश्चन सुनो, ये है अमाइन का क्वेश्चन। काय का क्वेश्चन है ये? अमाइंस का क्वेश्चन है। जरा ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। अमाइन का क्वेश्चन है और ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ याद है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ऑनलाइन भी पढ़ाया था और मैंने आप लोगों को फिजिकल जब स्टार्ट हो गया तो सबसे पहला चैप्टर आई गेस यही पढ़ाया था, याद है? फिजिकली जब आप लोग आ गए थे पहली बार तब मैंने आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ही शुरू किया था, ठीक है? एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो ज़रा देखो, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन, aniline is less basic than acetamide. Statement 2, in aniline the lone pair delocalized, so electron density is reduced. ठीक है, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे असल में स्टेटमेंट वो छुप गया है, बट हम हमारे नॉलेज के हिसाब से कर लेंगे। दो ऑप्शन इसमें से मिसिंग है, बट हम हमारे नॉलेज के हिसाब से कर लेते हैं क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो इधर, ये आपका एनालीन है और ये आपका एसिटामाइड, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O NH2, याद है? CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका एसिटामाइड। हमें पता है कि जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा, सॉरी जितना स्टेबल बेस होगा उतना वीकर, जितना स्टेबल एनायन होगा उतना वीकर बेस होगा। लेकिन एसिड में उल्टा हो जाता है, एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, बेस में कम हो जाता है। एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम। अगर देखा जाए तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज कर रहे हैं इसके साथ, बोलो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डीलोकलाइज कर रहे हैं। मैंने उसका भी आपको एक ट्रिक बताया था, H निकाल के नेगेटिव लगाओ, फिर उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, और दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो भी ज़्यादा स्टेबल होगा वो वीकर बेस होगा, याद है? तो अगर देखा जाए तो इसके ये ऐसे ही बनेगा, बोलो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही बनेगा। लेकिन ये दोनों क्या है? इक्वल RS। वेरी गुड, किसने बोला? वेरी गुड, वही पढ़ के आया शायद। हाँ, कितना है? 2 इक्वल RS है। और मैंने आपको बताया था कि इक्वल RS की स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इवन द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लेस। इसके कितने बनेंगे? 5। कितने बनेंगे? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, समझ रहे हो? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 5। इसके कितने बनेंगे? 2। लेकिन ये 2 कौन से है? इक्वल है। तो इक्वल RS की स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो बेसिसिटी कम। तो बताओ विच वन इज मोर बेसिक? एनालीन इज मोर बेसिक देन एसिटामाइड। एनालीन इज, अगर आपको याद होगा तो मैंने ऑर्गेनिक बेसिस की हेडिंग लिखाया था, ऑर्गेनिक बेसिस। मेहरबानी करके पढ़ो रहे मेरे नोट्स के क्वेश्चन से सारे। देखो मैंने लिखाया था सबसे पहले एलिफेटिक अमाइंस, याद आ रहा? एलिफेटिक अमाइंस। उसके बाद लिखाया था एरोमेटिक अमाइंस। क्या लिखाया था? एरोमेटिक अमाइंस। उसके बाद लिखाया था मैंने वो इमेडीन्स। इमेडीन्स याद है? इमेडीन्स। और चौथे पे लिखाया था अमाइड्स। अमाइड्स जो है वो लेस बेसिक, बहुत ही लेस बेसिक नेचर होते है ना। एमिडीन्स है ना, ऑर्गेनिक बेसिस। ये वाला स्ट्रक्चर था उसका, NH2C डबल बॉन्ड NHR, दोनों नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना। और एलिफेटिक और फिर एरोमेटिक। तो एलिफेटिक एरोमेटिक में भी सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? एलिफेटिक। एलिफेटिक के बाद एरोमेटिक, है ना। फिर लास्ट में क्या आएगा? अमाइड्स। लास्ट में क्या आएगा? अमाइड्स आएगा। तो ये मैंने बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी, ऑर्गेनिक बेसिस का ऑर्डर मैंने आप लोगों को
लिखा के दिया था, है ना? जस्ट अ मिनट। ये हम लोगों ने जब बेसिक स्ट्रेंथ चालू किया था आर्यन, देखो ऑर्गेनिक बेसिस, एलिफेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस, एमिडीन्स, देन अमाइड्स। तो देखो एमिडीन्स मैंने सबसे नंबर 1 पे बोला, क्यों? क्योंकि दोनों साइड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के। तो अगर ये इन चारों का भी अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो एमिडीन्स थर्ड पे आएगा, थर्ड वाला पहला आएगा, उसके बाद एलिफेटिक, देन एरोमेटिक, देन अमाइड। देखो अमाइड्स के लिए मैंने लिखा है भी था, अमाइड्स आर वीकेस्ट बेस, अमाइड्स आर वीकेस्ट बेस। तो जरा बताओ विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अस? तो मेरे हिसाब से एनालीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड, ये इनकरेक्ट है। देखो ऑप्शन मिसिंग है, अब मैं समझ ही नहीं सकता ना उसने क्या लिखा। एनालीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड, क्या ये बात सही है? नहीं है। हमने तो देखे यार एनालीन थोड़ा ज़्यादा है ना, इसमें अगर देखा जाए तो थर्ड वाला पहले आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। तो देखो एरोमेटिक अमाइंस और एलिफेटिक अमाइंस में एलिफेटिक अमाइंस ज़्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमाइंस। सेट कर लो उसको। और अमाइड्स तो लेस है, तो बताओ यहाँ पे अमाइड क्या है भाई? लेस है, लेस बेसिक है, और एलिफेटिक ज़्यादा है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या है? इन एनालीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिड्यूस, सही है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान लो ये एलिफेटिक अमाइंस है और ये एरोमेटिक अमाइंस, दिस इज एरोमेटिक अमाइंस, दिस इज एरोमेटिक अमाइंस, कहाँ गया रे? बोलो, दिस इज एरोमेटिक अमाइंस है ना, एंड दिस इज एलिफेटिक अमाइंस। नाउ मैंने इसका रीजन भी बताया था, विच वन इज मोर बेसिक। मान लो ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से पकड़ लिया, याद है यही सेम टू सेम चीज बताई थी मैंने। तो ये तो बेचारा रेजोनेंस के कारण रेस हार गया, और एलिफेटिक में रेजोनेंस का कोई सीन नहीं है तो वो रेस जीत गया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्वियसली एनालिन की क्या होगी? रेजोनेंस की वजह से कम होगी। ये डीलोकलाइजेशन की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम हो गई है। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? उसका कम हो गया है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन जो मिसिंग है वो ये होना चाहिए था कि एनालिन इज लेस बेसिक, मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। समझ गए? पक्का 100%? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मस्टर्ड गैस? अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते जो थ्योरी में पढ़ाने में नहीं आते, वो हमको देखना पड़ता है। मस्टर्ड गैस लिख लो फॉर्मूला, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। SCH2 4 टाइम्स Cl2। हाँ, मस्टर्ड गैस ये आपको आएगा नॉमेनक्लेचर में आएगा, नॉमेनक्लेचर में। मस्टर्ड गैस ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मस्टर्ड गैस के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। अभी चालू करेंगे एक्सक्लूसिवली नीट वगैरह के भी सारे मिक्स क्वेश्चन चालू करेंगे। हाँ, कितना आसान क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन सुनो।
यू नो आई कुड नॉट इमेजिन के जेई लेवल पे भी इतने सिंपल स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकते। क्वेश्चन जरा सुनो, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज कॉल्ड, स्टैगर्ड क्या होता है अभी हमने देखा, दिस इज योर स्टैगर्ड, राइट, दिस इज योर, वो बैक कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है। मैंने ऑनलाइन में पढ़ा है भाई, मैंने पूरी ईमानदारी से पढ़ा है सारे चैप्टर, एक टॉपिक भी स्किप नहीं किया, सब पढ़ा, ऑनलाइन रहो ऑफलाइन रहो, मेरा पढ़ाने का अप्रोच वही था। तो मैंने आपको बताया था कि ये, आपने बोला भी था सर ये मर्सरीज जैसा दिख रहा है लोगो, है ना, देखो अगर ये हटा दो तो ये मर्सरीज जैसा लोगो दिखता ना, अगर ये हटा दो तो देखो, है ना। तो दिस इज योर फ्रंट कार्बन एंड दिस इज योर बैक कार्बन, ये हो गया स्टैगर्ड। क्या हो गया? स्टैगर्ड। अब स्टैगर्ड से क्या बनाएंगे? इक्लिप्स बनाएंगे। इक्लिप्स में हम लोग क्या करेंगे? दोनों को एक दूसरे के पीछे कर देंगे, ग्रहण लगा देंगे दोनों को एक दूसरे के। तो मैं फ्रंट को फिक्स करता हूँ और बैक को क्या करूँगा? रोटेट करूँगा। तो मैं रोटेशन दे रहा हूँ, रोटेशन। तो क्या हो जाएगा? दिस इज योर फ्रंट कार्बन एंड दिस इज योर बैक कार्बन, है ना, दिस इज योर बैक कार्बन। इथेन बोला ना, तो इथेन बना ही लेते हैं हम लोग। दिस इज योर इथेन, H H H एंड दिस इज H, और ये हाइड्रोजन 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 H H। सो दिस इज योर स्टैगर्ड, दिस इज योर इक्लिप्स्ड। The different structure obtained during the process of conformation is called as rotamers. पढ़ाया था मैंने, is called rotamers. क्या कहते हैं हम लोग? rotamers, rotamers. So answer is rotamers. The different structure obtained during the conformation process. जब आप स्टैगर्ड से इक्लिप्स में जाओ, या इक्लिप्स से स्टैगर्ड में जाओ, या पार्शियल इक्लिप्स में जाओ, या एंटी में जाओ, या गॉच में जाओ, उसको क्या बोलते हैं? रोटामर्स। और दूसरा नाम मैंने बोला था कन्फॉर्मर्स। क्या बोला था? कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मर्स और रोटामर्स, ये दो नाम होते। जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? रोटामर्स या कन्फॉर्मर। समझ में आ गई बात? किसी के पास है आइसोमेरिज्म का बुक? नहीं होगा, चलो है। सहेली आपके पास है आइसोमेरिज्म का? बताइए, मुझे बताइए, मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, मुझे पता लग जाएगा कहाँ पे। मैं आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ। हाँ, ये आइसोमेरिज्म है। दूसरा बुक निकालो। देखो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ चालू कर दिए थे हमने। इसमें नहीं है क्या? इसमें नहीं है, इसमें तो चैप्टर है ना। एक सेकेंड, तसल्ली के लिए आप लोग की, कल को ये नहीं बोलना चाहिए कि यार, क्योंकि टॉपिक जीओसी पार्ट बी में देखा था ना हमने, वो या सी में देखा था? बी में है ना। हाँ, जीओसी पार्ट बी and stability of this, हाँ, डायहेड्रल एंगल बेयर स्ट्रेन थ्योरी बराबर है। क्वेश्चन नंबर, लेक्चर नंबर 14, 6, 12। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया है, दिख रहा है? स्टैगर्ड, इक्लिप्स, दिख रहा है ये सारे स्ट्रक्चर, है ना। ये गॉच, स्कीव, पार्शियल इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स्ड, है ना। ये ऑलरेडी, ये कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन हमने पढ़ा है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी मैंने लिखाया है। देखो, एंटी, स्टैगर्ड, पार्शियल इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स्ड, है ना। ये सब मैंने आप लोगों को ऑनलाइन में पढ़ाया है
और इसी में मैंने आपको स्टेटमेंट लिखा के दिया था, द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन ड्यूरिंग द कन्फर्मेशन प्रोसेस इज कॉल्ड रोटामर्स और कन्फॉर्मर्स। ये देखो ये लिखा हुआ है, द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट CC बॉन्ड विच इज डिफर इन स्पाशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कन्फॉर्मर और रोटामर। तसल्ली के लिए, ताकि किसी के मन में शिकवा ना हो कि यार सर ऐसे ही बोल रहे है, आरएन लिखा हुआ, समझ गए ये ऑलरेडी। हाँ, लेक्चर नंबर है 13, GOC पार्ट बी, लेक्चर नंबर 13, ठीक है। 14 में ख़त्म हुआ था, उसके बाद हमने 2 लेक्चर में इसके PYQ देखे थे। तो ये हो गया है इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे पूछा हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। लेकिन क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन ये है, असल में ऑप्शन इसमें नज़र नहीं आ रहे ढंग से। CH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, ये मेरे हिसाब से ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना, C पॉजिटिव और इसके बाद है CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। दिस इज़ 4, दिस इज़ 3, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1। इसने पूछा है कि विच वन करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 2 1 3, और वो फालतू चीज़ें हम लोग देखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट आंसर देखेंगे। तो ऑब्वियसली रेजो स्टेबल जो होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और हमें पता है कि चारों स्ट्रक्चर में से यही रेजो स्टेबल है। देखो रेजो स्टेबल है ना। तो मैं सॉल्यूशन में लिखता हूँ बेटा, ऑप्शन क्या है इट डजेंट मैटर, चेक कर लेंगे जहाँ पे हमको मिल जाएगा उस पर टिक कर देंगे। पहले हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन को देख के हम लोग सॉल्व करें, वो कुछ क्वेश्चन में करते हैं, हर क्वेश्चन में नहीं। कभी कभी अपने आप पे भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि यार ये क्वेश्चन बन जाएगा मेरे कंसेप्ट से, फिर मेरे आंसर से मैं ऑप्शन मैच कर लूँगा, समझ रहे हो। ऑप्शन को देख के क्वेश्चन सॉल्व करें, वो कुछ क्वेश्चन में करना है जहाँ पे हम खुद कंफ्यूज हो, तो ऑप्शन में देख के कुछ ट्राई करेंगे, राइट। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पहले आएगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आप लोगों को लगाना है कौन सा कंसेप्ट, परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला। कौन सा, परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला कंसेप्ट लगाना है, समझ रहे क्या। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके 3 है, लेकिन इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग नहीं लगेगा ना, सिंगल बॉन्ड में लगेगा ना। परसेंटेज एस कैरेक्टर लगाओ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, है ना। देखो ये आपको याद है क्या, EP इक्वल टू BP प्लस LP, याद है, EP इक्वल टू BP प्लस LP। इसका EP कितना आ रहा, बॉन्ड पेयर कितने हैं, ये 2 और 1, ये 3 है, और लोन पेयर 0, तो 3 के लिए कितना था, sp3 या sp2 या sp3। EP इक्वल टू BP प्लस LP, EP इक्वल टू BP प्लस LP, sp2 है ना। कार्बोकैटायंस आर sp2 हाइब्रिडाइज, समझ रहे हो, प्लेनर होते हैं। नाउ यहाँ पे कितना है, एक ही सिग्मा है, बाकी के 2 पाए हैं, बोलो। तो इसका EP इक्वल टू BP प्लस LP कितना आ रहा, मतलब इसका तो आएगा ही नहीं। हालांकि देखा जाए तो ये तो लीस्ट स्टेबल है, ये ऐसा बनना तो इम्पॉसिबल, ऐसा बनना क्या है, इम्पॉसिबल है। क्यों, बिकॉज मान लो अगर यहाँ पे हैलोजन है और ये खुद एसिडिक कार्बन है, तो यहाँ से एसिडिक कार्बन से तुम ब्रोमीन को खींच के लेके जाना, ये इम्पॉसिबल हो जाता। ये इसका भी निकाल सकते, दिस इज SP, और हमें पता है
कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, समझ रहे। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। प्लस आई इफेक्ट क्या करते, स्टेबिलिटी को बढ़ाते। नहीं समझ में आ रहा? प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, माइनस वाले स्टेबिलिटी को कम करते हैं, है ना। देखा था हम लोगों ने। जैसे कि मान लो आपके पास CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CH2 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3। तो विच वन इज स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एंड वाई? दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, वाई? बिकॉज इसके पास कौन सा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, ये भी प्लस आई है। यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस स्टेबिलिटी को कम करते और प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था ERG इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एंड EWG इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। याद है? तो याद रखना ही है, कुछ चीज़ें हैं वो याद रखना ही है। उसके लिए मैं हेल्प करने आने वाला नहीं हूँ, अभी तो हेल्प कर दे रहा हूँ, मैं आपकी कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में मैं तो हिंट देने नहीं आऊँगा ना, तो वहाँ पे आपको ये कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम करते लेकिन कार्बेनियन की स्टेबिलिटी बढ़ा देते। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं लेकिन विड्रॉइंग की कम कर देते। ये पता होना चाहिए कुछ कुछ बेसिक चीज़ें। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर 4 का है, उसके बाद सेकंड का है, ये तो ज़्यादा स्टेबल ही था, और ये तो बेचारा लीस्ट स्टेबल है। तो मेरे आपके हिसाब से बोलो फर्स्ट के बाद क्या आना चाहिए, थर्ड, सॉरी फर्स्ट के बाद सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फोर, फोर के बाद। अब देखो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं, ऑप्शन नंबर 1 में पहला 1 है, कंसीडर करें, बोलो कंसीडर करें। ऑप्शन नंबर 2 में पहला 1 है, कंसीडर करें। ऑप्शन नंबर 3 में पहला 3 है, छोड़ दो, है ना। ऑप्शन नंबर 4 में पहला 4 है, छोड़ो। तो 2 ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा। चलो ऑप्शन नंबर 1 में पहला 1, देन सेकंड, देन थर्ड, करो स्किप, गलत। ऑप्शन नंबर 2 में पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 3, बोलो। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात, है ना। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब मैं आता हूं कौन से क्वेश्चन पे, मार्च, जेई के मार्च वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ हाँ एच निकालते थे, Br में H निकालते थे, NaNH2, वो एसिडिक हाइड्रोजन है ना। इसका क्वेश्चन ये है कि सर ये यहाँ पे CBr निकल सकता, मतलब अगर हमने NaNH2 डाले तो Na के साथ Br निकल जाएगा, यहाँ पे NH2 लग जाएगा। नहीं, यहाँ पे H रहता, एसिटिलीन में H रहता है, NaNH2 डालते हैं तो वो एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता और सोडियम लगा देता, तो एसिड एनिलाइड बनाता है। सॉरी क्या बोलते CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, वो Br नहीं था। अगर मैं इसका हेट्रोलिटिक फ्यूजन करूं तो C क्या करता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन पूरे खींच के रखता, ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ये मतलब C ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बोकेटाइन बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल। वो तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया उसने। आप कहीं भी देखोगे तो ऐसे जो ऑर्डर में अगर ऐसा आपको ऑप्शन नज़र आ जाए तो वो एकदम लास्ट में रहेंगे, लीस्ट स्टेबल रहेंगे, वो उनको स्टेबिलिटी का कोई चांस ही नहीं है कि बढ़ जाए। समझ रहे हो? क्वेश्चन देखो, एस्पिरिन पढ़ा हम लोगों ने, नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया था। अभी मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले ये आपके जूनियर्स को भी नॉमेनक्लेचर में एस्पिरिन पढ़ाया है, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर। सॉरी 2 दिन तुमको काहे को यार, अभी मैंने पढ़ाया तुम लोगों को। कहाँ पे पढ़ाया? ये 2 दिन क्लास में पढ़ाया मैंने तुम लोगों को। भूल गए क्या एस्पिरिन? नहीं,
पढ़ाया ना मैंने अभी आप लोगों को, काय में पढ़ाया? अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में बोर्ड्स का जब चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने पढ़ाया है एस्पिरिन, याद है? भूल गए? है किसी के पास कार्बोक्सिलिक एसिड का नोट? देखो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर ये ऐसे ही था, देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। अभी देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा वो मॉर्निंग वाले लेक्चर में देखा था क्या? अल्कोहल, हाँ अल्कोहल फिनॉल ईथर में देखा था, सॉरी बोर्ड्स में नहीं, काय में देखा, लेकिन बोर्ड्स में भी है ये। एस्पिरिन का 2 मार्क का प्रिपरेशन पूछता है, बोलिए जल्दी। अल्कोहल फिनॉल ईथर में देखिएगा आप लोग। अच्छा सुनो, छोड़ो इधर, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर ये, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर ये है। उसने पूछा एस्पिरिन ऑल्सो नोन एज, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कौन सा आयुपैक नेम सही है वो देखना है, समझ रहे हो? कौन सा आयुपैक नेम सही है? दिस इज एस्पिरिन, तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड की मेन चेन बनेगी और ये क्या हो जाएगा? आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, है ना? और ये ईस्टर है, तो 2 कार्बन का ईस्टर और ऑक्सीजन का लिंकेज इथेनॉइल ऑक्सी, याद आ रहा? ईस्टर को 2 टाइप में हम लोग सफिक्सेस लगाते हैं, पहला अल्केनोइल ऑक्सी, दूसरा अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी कार्बोनिल कब होगा? जब कार्बन से बॉन्डिंग होगी। अल्केनोइल ऑक्सी कब होगा? जब ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हो। सो दिस इज अल्केनोइल ऑक्सी। अल्केनोइल ऑक्सी कितने कार्बन का है यहाँ पे? 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का अल्केनोइल ऑक्सी क्या हो जाएगा? इथेनोइल ऑक्सी। क्या हो जाएगा? इथेनोइल ऑक्सी। समझ रहे हो? 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? इथेनोइल ऑक्सी। अब मुझे एक बात बताओ, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? CH3CO, बोलो। एसिटेट ग्रुप बोलते हैं इसको, CH3CO। एसिटिलेशन, एसिड ग्रुप क्या बोलते हैं इसको? एसिड। ब्लैक में इंक डालेंगे आपने, कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको? एसिड ग्रुप बोलते हैं। मान लो अगर आपके पास आपको एसिटिलेशन करना है तो हम लोग बेंजीन रिंग पे लगा देते थे, याद है? COCH3 लग गया, एसिटिलेशन। तो एसिटिलेशन में CH3CO लगता है। अब मान लो एसिटिलेटिंग रिएजेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले RC डबल बॉन्ड OCl, ये R के जगह पे CH3 ले लो, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? एसिड ग्रुप प्रोवाइड करेगा, है ना? CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, बोलो कौन सा ग्रुप प्रोवाइड करेगा? एसिड ग्रुप प्रोवाइड करेगा। CH3C डबल बॉन्ड OOH कौन सा ग्रुप प्रोवाइड करेगा? एसिड ग्रुप प्रोवाइड करेगा। तो देखा जाए तो CH3CO को क्या नाम बोला जाता है? एसिड। और ऑक्सी हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तो इथेनॉइल की जगह पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? एसिड ऑक्सी। बोलो, नहीं समझ में आ रहा यार तुम लोग को, क्या कर रहे हो तुम? मुझे एक बात बताओ, ये जो याला जो ग्रुप है, COCH3 जो ग्रुप है, उसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? एसिड। लिखा था मैंने अभी यहाँ पे, क्या नाम देते हैं? एसिड, एसिड। और हमने इसका नाम क्या लिखा? इथेनॉइल ऑक्सी। मतलब ये 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉइल, आयुपैक में। अगर कॉमन नेम में देखा जाए तो मुझे एसिड बोलना पड़ेगा, और लास्ट में ऑक्सी तो ऐसे लग रहा है, तो क्या इसका नाम ऐसा भी हो सकता? 2 एसिड ऑक्सी बेंजोइक एसिड, या 2 इथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो, कितने बार बोल रहा हूं मैं? 2 बार। एक कॉमन नेम से समझा रहा हूं और एक आयुपैक नेम। आयुपैक नेम में क्या लगेगा? इथेनॉइल ऑक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 इथेनॉइल, बोलो, ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए? या दूसरा नाम क्या होगा? 2, बोलो, एसिड ऑक्सी, एसिड ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है? ऑप्शन सुनो,
1 एसिड ऑक्सी बेंजीन बेंजोनोइक एसिड, 4 अमाइनो बेंजोनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 एसिड ऑक्सी बेंजोइक एसिड. सो आंसर 4, 2 एसिड ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड. इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों को समझना है. ठीक है, वाला क्वेश्चन दो अल्कोहल के पीछे के. हाँ, अब अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कोर क्वेश्चन, वो देखते हैं. सबसे पहला, मैंने कल आप लोगों को ईथर पढ़ाया, याद है? हॉट HI, स्ट्रॉन्ग HI, याद है? याद है. और क्या कहा था मैंने? हर साल उस पर क्वेश्चन आते हैं. ज़रा देखो उस पर क्वेश्चन, ये जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है. जेई मेंस 2019, ये मैंने 20 में भी देखा है. कल जब मैं क्वेश्चन थोड़े देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे भी ये क्वेश्चन देखा. और देखा जाए ना तो ये 21 में भी आया था. मैं 21 का भी करवाता हूँ, क्योंकि 21 में मेरे पास शिफ्ट वाइज 12 से 13 क्वेश्चन है, शिफ्ट वाइज. तो अब कहाँ, कौन से क्वेश्चन को कहाँ देखा, थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता ना. अरे मार्च में पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, फिर वो दूसरे तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, समझ रहे हो? तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाती है क्वेश्चन को याद रखना कौन से शिफ्ट में पूछा गया. अब 10 PDF है, अब 10 PDF को देखना पड़ेगा ऐसे ऐसे निकाल के. तो मैंने ये क्वेश्चन देखा है HI वाला. ज़रा देखो क्वेश्चन क्या था. हाँ, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इज. इसमें उन लोगों ने, कल मैंने लिखाया था कि आपको अगर HI ऐड करना है तो एक्सिस में ऐड करना पड़ेगा, है ना? वो कोल्ड कंडीशन है ना. तो इसमें है एक्सिस HI, ठीक है, हीट कर रहे. 4 ऑप्शन दिए हुए. अब 4 ऑप्शन हम लोग बनाएंगे नहीं. जल्दी बताओ. सिमेट्रिकल के लिए तो कोई मुश्किल नहीं था. अनसिमेट्रिकल के लिए क्या था? लोअर अल्कोहल, सॉरी, लोअर अल्काइल हैलाइड एंड हायर अल्कोहल. लोअर अल्काइल हैलाइड एंड हायर अल्कोहल. इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, देन हायर अल्काइल हैलाइड एंड लोअर अल्कोहल. कल की बात है, कल ही पढ़ाया. अगर एरोमेटिक ईथर है तो फिनॉल प्लस अल्काइल हैलाइड. तो जरा देखो, ये एरोमेटिक एंड दिस इज O, दिस इज CH3. कल का ही रिएक्शन है. जल्दी बताओ. अगर HI का बॉन्ड में ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? H. यहाँ पे क्या लगेगा? I. समझ गए? तो पहला चीज हमको मिल गया. ईथर ढूंढ लो. कहाँ है ईथर? ये भी आपको ईथर नजर आ रहा है, ये भी आपको ईथर नजर आ रहा है ना. तो जरा देखो यहाँ पे, ये कार्बन के पास भी एक कार्बन है क्या? नहीं है, ये कार्बन के पास कार्बन नहीं है. ठीक है, 2 ही कार्बन है. हाँ बोलो, ये बोलो. ये ईथर है. देखो COC ईथर है, लेकिन ईथर में ये कार्बन टर्शरी है या सेकेंडरी है? ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन सेकेंडरी है, टर्शरी है? सेकेंडरी है. वेरी गुड. 1 2, इधर तो ऑक्सीजन है ना, ये सेकेंडरी है. तो सेकेंडरी के लिए हमारा अनसिमेट्रिकल का रूल लगेगा. मान लो अगर ये टर्शरी होता तो बॉन्ड ये ऐसा ब्रेक करते, इधर I लगाते, इधर H लगाते. अगर टर्शरी होता तो. लेकिन टर्शरी है क्या? टर्शरी नहीं है. ये टर्शरी नहीं है, तो बॉन्ड किधर से ब्रेक करेंगे? जल्दी बोलो. यहां से ब्रेक करेंगे. अनसिमेट्रिकल के लिए क्या होता है? कल का है क्या लेक्चर किसी के पास लिखा हुआ है? बोलो. अनसिमेट्रिकल के लिए क्या है? अनसिमेट्रिकल के लिए है हायर अल्कोहल, सॉरी, लोअर अल्काइल हैलाइड एंड हायर अल्कोहल. तो ये हायर अल्कोहल है पूरा. देखो ना, बड़े कार्बन का अल्कोहल बनेगा और छोटे कार्बन का अल्काइल हैलाइड. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आयोडीन. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H. चलो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? बोलो.
यहाँ पे NC और यहाँ पे क्या लग जाएगा, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कल हम लोगों ने देखा और उसके बेसिस पे आज हमने ये क्वेश्चन देख लिया। समझ रहे हैं? पक्का? इसमें भी आंसर क्या है, वही है शायद, हाँ वही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 10 मिनट और देखेंगे जेई के क्वेश्चन, फिर हम लोग अभी तक जेई देख रहे थे सारे, फिर हम लोग थोड़े नीट के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें सॉल्यूशन भी दिए हुए रहते ना? हाँ, आंसर नहीं दिए हुए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। द मेजर प्रोडक्ट, रिडक्शन का क्वेश्चन है। अल्कोहल फिनॉल ईथर में हम लोगों ने रिडक्शन भी देखा है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OCH3। हालांकि ये दिया हुआ ऐसा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO2 CH3। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया उसमें तो वो CO2 का मतलब क्या है, CO2 CH3 का मतलब क्या है कि एक कार्बन उधर है और एक कार्बन इधर है, ईस्टर है। और इसमें उन लोगों ने दिया है ला, क्या दिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हमें पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईस्टर को भी रिड्यूस करता है, लेकिन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। डबल बॉन्ड को रिड्यूस कब करता है, जब फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग उस पर अटैच हो जाए, है ना। बेंजीन रिंग जब अटैच रहेंगी डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे, तब वो डबल को भी रिड्यूस करेगा, वैसे वो रिड्यूस नहीं करेगा। तो जल्दी बताओ हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा ना हम लोगों ने, उसमें ये भी देखा है ना, ईस्टर रिडक्शन का रिएक्शन। निकालो ईस्टर का रिडक्शन का रिएक्शन, ईस्टर का रिडक्शन रिएक्शन निकालिए आप लोग। तो देखो ये मैंने आपको बताया था, ये H H H H मतलब ईस्टर का रिडक्शन करने पे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल मिलते हैं। देखो लिखा के दिया था, ईस्टर का रिडक्शन करने पे 2 डिफरेंट अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, लिखा हुआ है। ईस्टर का रिडक्शन करने पे 2 डिफरेंट अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो क्या आंसर है इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH प्लस CH3OH। बोलो यही बनेगा ना। मैंने आपको बताया था ऐसा, यार पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग अच्छे से, याद है मैंने आपको लिखा के दिया था ऐसा रिडक्शन, फिर मैंने ऐसा बॉन्ड ब्रेक किया था, H इधर, है ना। फिर आपको बताया था दिस इज योर RCH2OH प्लस R-OH, 2 डिफरेंट अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिलेंगे, है लिखा हुआ, है ना। देखो है, ईस्टर के रिडक्शन पे है ना ये लिखा हुआ। तो ईस्टर का रिडक्शन करने पे क्या मिलता है, क्या मिलता है, हाँ आपको 2 डिफरेंट अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेंस 2019, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, बोलिए। बोलिए, व्हाट इज द आंसर। व्हाट इज द आंसर।
ऑप्शन बना लूँ क्या? ऑप्शन देखो, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर? हाँ जी बोलिए, व्हाट इज द आंसर? बोलिए, व्हाट इज द आंसर? सबसे पहले प्रोसेस करते हैं। हाँ बोलो, क्या है? ए, बी, बोलिए। मेरे हिसाब से जेड आंसर होगा, है ना? कोई ए बोल रहा, कोई बी बोल रहा, कोई सी बोल रहा। चलो प्रोसेस करके देख लेते। सॉल्यूशन हमें पता है। अच्छा वो प्रोडक्ट क्या था यार? रिएक्टेंट क्या था? रिएक्टेंट क्या था? हाँ मैं यहाँ पे बताओ, ये बेंजीन रिंग थी। हाँ ये बेंजीन रिंग पे यहाँ पे क्या था? डबल बॉन्ड और ये CH2Br। ठीक है, ये था, यही था ना? हाँ चलो देखो इधर, सबसे पहले हम लोग इस पे ऐड करेंगे। Br ही था ना यहाँ पे या कुछ और था? लेट मी चेक। पक्का? CH2Br ना? ठीक, देखो मान लो हम इसमें NaBH4 ऐड कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कीटोन काय में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ बोलो ना। सेकेंडरी अल्कोहल में, अल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन करने पे सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अल्काइल हैलाइड वगैरह को वो रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, ये है। अब काफी सारे बच्चे क्या करेंगे? ए पे टिक कर देंगे इसको देखते हुए। लेकिन देखो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। कैसे? ये CH2 है आपका, याद रखना क्या है ये? CH2। ये क्या करेगा? इंट्रामॉलिक्यूलर, ये अल्फा कार्बन है आपका, देखा जाए तो ये भी अल्फा है। जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो अल्फा अल्फा ही होते हैं, है ना? तो क्या करेगा यहाँ पे? ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन को बाहर निकालेगा। किसके साथ? माइनस क्या हो गया? HBr। तो जरा देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट। ऐसा 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 ऐसा, क्या नजर आ रहा? डी इज द करेक्ट आंसर। कितना सोचना पड़ता है, समझ रहे हो? 100% बोलता आप वहीं पे रुक जाते, ये यहाँ पे, इसके आगे बढ़ते ही नहीं। इसके आगे ये भी सोचना है यार कि OH भी है, Br भी है, मतलब एक ही याद रखना कभी भी। अगर अल्कोहल भी प्रेजेंट है और कहीं ना कहीं चेंज में हैलोजन भी प्रेजेंट है, तो अल्कोहल की जो ऑक्सीजन है ना, वो लोन पेयर अटैक कर लेंगे खुद की मॉलिक्यूल में और Br को बाहर निकाल के फेंकेंगे और इपॉक्साइड बना लेंगे। क्या ये इपॉक्साइड है ना? देखा जाए तो क्या है ये? साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड है। समझ रहे हो? क्या बोलते हैं इसको? इपॉक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब करवाता हूं थोड़े मैं। कौन सा क्वेश्चन? नीट के क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों के लिए टास्क ये रहेगा कि जितना PYQ दिया हुआ है नीट प्लस JEE 2021
21 के जितने भी फेसेस हुए, 20 के जितने भी फेसेस हुए, 19 के जितने भी फेसेस हुए, और पहले के अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और पूरे कंबाइन तरीके से पूरे क्वेश्चंस आपके क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। समझ रहे हो? नाउ अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पहला ही क्वेश्चन कितना आसान। विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड? विच वन इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, एंड नंबर डी। बोलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड? बोलो कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है? 4। नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज 3 नाइट्रोग्रेन। पिक्रिक एसिड है, ये अभी पढ़े। पिक्रिक एसिड है, ये क्या करेगा, क्या करेगा, ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ाएगा। उसके चलो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। सबसे पहले आएगा डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, क्योंकि ए में क्या है, प्लस है, प्लस एस सी, दोनों इफेक्ट लग रहे हैं यहाँ। तो प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते, माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो द हीटिंग ऑफ, वापस से कल वाला टॉपिक HI वाला, द हीटिंग ऑफ, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विथ HI। समझ में आ रहा है कल का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट था, HI वाला? तो याद होना चाहिए। सिमेट्रिकल के लिए कोई मसला नहीं, अनसिमेट्रिकल के लिए हाइयर अल्कोहल, लोअर अल्काइल हैलाइड। टर्शरी ग्रुप रहा तो हाइयर अल्काइल हैलाइड, लोअर अल्कोहल। एरोमेटिक रहा तो फिनॉल प्लस अल्काइल हैलाइड। तो क्या पूछा उसने, फिनाइल मिथाइल ईथर यही है, फिनाइल मिथाइल ईथर यही है ना। और उसने बोला कि HI डालने के बाद क्या होता, बोलो क्या बनेगा, फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। चारों ऑप्शन में से जहां ये नजर आ जाए उस पर टिक कर दो। समझ रहे हो? नीट में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। नाउ नीट 2016 फेज 1, नीट 2015 फेज 1। देखो बेटा, क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन बहुत लंबा है, ये 10 मिनट लग जाएंगे लिखाने के लिए। ठीक है, छोड़ो इसको। 1 इज एलिमिनेशन, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन, फिर 4 ऑप्शन, फिर 4 रिएक्शन, इसीलिए मैं भेज दूंगा, वो खुद देखो। चलो ये बताओ, NaH MEI ये क्वेश्चन है, और इसमें दिया है ऑप्शन, 4 ऑप्शन। ये कौन सी रिएक्शन, क्वेश्चन है, ये रिएक्शन कौन सी है? नंबर 1 अल्कोहल फॉर्मेशन रिएक्शन, नहीं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं। विलियमसन अल्कोहल सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो ईथर बन रहा है ना। सो डी इज द आंसर। नीट 2016 फेज 1 का क्वेश्चन। नाउ अरे बाप रे कितना आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन?
फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हैलाइड कंपोनेंट कौन सा होता है? हैलाइड कंपोनेंट, ठीक है। सो नंबर 1 है क्लोरोबेंजीन, नंबर 2 है ब्रोमोबेंजीन, नंबर 3 है क्लोरोईथीन और नंबर 4 है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, वेरी गुड। ये तो बनाना है ना, मतलब सॉरी, ये तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोईथीन ये कंपोनेंट थोड़ी है, हमें RX लेना पड़ता है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या लेना पड़ता है? RX और RCOX, याद है? ये अल्काइलेशन के लिए और ये एसाइलेशन के लिए। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन कभी लिए क्या हमने? नहीं लिए। तो आंसर इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन पे क्वेश्चन है, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन पे क्वेश्चन है। मैं थोड़े मिक्स करवा रहा हूँ, जो बहुत ही आसान है ना मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़े बन पाएगा वो लेता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन? मतलब ये 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन वाला नहीं होगा, ठीक है? ये आपको देखना है अच्छे से। देखिए, ये आपके पास रिएक्टेंट है, जल्दी से बताओ हम इसके पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे पहले वो बताओ। तो जो इसमें नहीं दिखेगा उस पर टिक कर देंगे। चलो, अल्फा से फंक्शनल ग्रुप, बीटा से मतलब तीन बार डबल बॉन्ड लग सकता है, 3 प्रोडक्ट बनेंगे। चलो बना लेते हैं, बना लोगे? मैं इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, ठीक है? चलो 1 वाला बताओ, नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा? बोलो। ये पहला, बोलो। OH निकल गया, ये बीटा से ये हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये पहला प्रोडक्ट। नंबर 2 वाला बताओ। दिस इज 2, बोलो। ऊपर डबल बॉन्ड। अब 3rd वाला बताओ, बोलिए। शायद डबल बॉन्ड इधर आएगा, और यस, दिस इज 3rd। चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर होता होगा तो देख लेना। चौथा ऑप्शन ऐसा है, सो मान लो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। सो व्हाट इज द आंसर? C इज द आंसर। ये डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, समझ रहे हो? स्टेटमेंट क्या था मेरा? कितने साल से चिल्ला रहा मैं? 1 साल से। अल्फा से फंक्शनल ग्रुप, बीटा से हाइड्रो, और जहां से हाइड्रोजन गया वहां पे डबल बॉन्ड लगा देना, है ना? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पहचानना सिखाया। पॉजिटिव के बाद वाला कार्बन, डॉट के बाद वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन, 3 स्टेटमेंट छोटे छोटे। उसके बाद के हाइड्रोजन देख लो, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर +1 वो वाला, और टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर दे देगा, ठीक है? GR पे है प्रोडक्ट, GR पे क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन एक और अच्छा दिया हुआ है, एक है क्वेश्चन दिया हुआ राइमर टाइमन पे, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन सुनो, बड़ा क्वेश्चन है, चेन रिएक्शन वाला है, ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन है, नीट में ना बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ये नीट वाले बच्चों को समझना चाहिए। और आपको एक एहसास हो रहा है यार कि जेई के क्लास में बैठने से, जेई का लेवल थोड़ा बढ़ने से ना नीट बहुत आसान हो जाता है, नहीं लग रहा है तुमको? अरे अभी हमने जेई के क्वेश्चन देखे, उसके स्ट्रक्चर देखे, अब नीट के क्वेश्चन देख रहे, तो क्या आपको डिफरेंस फील हो रहा है?
नहीं हो रहा? बहुत आसान आते हैं नीट के क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं बच्चे ना जो कमिटमेंट है अपने से कर ही नहीं पाते। उनको सिर्फ करना है, ठीक है भाई माँ बाप ने एडमिशन करवा दिया है तो हमें नीट करना है, लेकिन किस तरीके से करना है वो करना ही नहीं चाहते। तो वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तुम्हारी जगह अगर मैं होता और मुझे इस टाइप का क्वालिटी एजुकेशन मिला होता, हर चीज़ होती, हर सहायता होती ना, तो मैं आज MBBS डॉक्टर होता शायद। अरे होता ना, फिर नहीं होता क्या? होता, हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। हाँ हाँ, फिर मैं तुमको शायद नहीं पढ़ा पाता, वो भी बात थी एक, है ना। तो किस्मत की जिसकी जहाँ हो वही होती है। अब हम लोगों ने भी, हमारे टाइम में चलता था PMT और AIPMT, PMT AIPMT, और देखो ना कितना बेवकूफ़ी, हम लोग को भी ऐसे ही कराया जाता। पहले 11-12 कर लो, क्रैश कोर्स में नीट कर लो। हम बोले ठीक है, गाइडेंस जो जैसा मिलता है वैसे ही करता ना। अब जब मैं भी आपकी उम्र का था, 10वीं के बाद 11वीं 12वीं, तो मुझे भी यही नॉलेज मिला, और बाद में आगे 40 दिन का क्रैश कोर्स कर लिया। 40 दिन में से भी 4 दिन पड़े बस, 36 डेज पूरी मस्ती, नए फ्रेंड्स बन गए, ज़बरदस्त हो गया काम। और क्या हुआ? कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। कैसे आएगा? 40 दिन की पढ़ाई में और 2 साल के वाला एक बच्चा पढ़ रहा, फ़र्क होता। हमारे पास उस दिन 2 बच्चों के एडमिशन है, दोनों जुड़वा, अभी आएंगे प्रोबेबल मंडे या नेक्स्ट वीक से आएंगे। तो मैंने उनसे पूछा, उनकी बड़ी बहन भी थी, मम्मी भी थी उनकी। मैंने बोला क्या? तो बोले अभी तो हम उनको बोर्ड्स करवा रहे हैं। मैं ठीक है, तो मैंने बोर्ड के बारे में बताया नॉर्मल। फिर मैंने पूछा कि आप क्या बनना चाहते? तो दोनों बच्चे बोल रहे कि डॉक्टर। ज़रा चीज़ें समझो आप। अब डॉक्टर बोलोगे तो फिर मैं कौन सा कोर्स दूंगा? नीट का। मैं बोला फिर आपको क्या करना पड़ेगा? नीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड्स के आते हैं ना, हम कभी उनको ये नहीं करते कि नहीं तुम ये कर लो। तुमको अगर करना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टरी की तरफ जाना है तो आ जाओ, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है तो आ जाओ। ज़बरदस्ती पैर घस के खींच के लाने में कोई फ़ायदा नहीं है, वो बच्चे करते नहीं। जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते, मतलब जिसमें हम लोग को समझ में आता टैलेंट, यार इसमें है, इन लोग कर पाएंगे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं। जो बाकी के जो बोर्ड वाले रहते हैं उनको तो बोलते भी नहीं, बोर्ड है बोर्ड कर लो। तो बोला आपको क्या करना पड़ेगा? नीट करना पड़ेगा, है ना। कंपटीशन का पढ़ाई कर लो साथ साथ में। तो उनकी बड़ी बहन बोलती है कि नहीं सर, जैसा कि उसको बहुत एक्सपीरियंस, नहीं सर हम लोगों ने सोचा है अभी कि हम अभी इनको 11-12 बोर्ड्स पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर सर हम क्रैश कोर्स में नीट करवा के इनको क्लियर करवा देंगे, फिर सर वो ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने कहा आपका एज कितना है? वो बोले 18-19 साल। तो मैंने बोला आपका पिछले साल ही आई गेस 12th हुआ? वो बोले हाँ। मैंने बोला आपने क्या किए थे? बोले जेई। तो मैंने बोला आपने जेई भी ऐसा किए थे क्या? 2 साल बोर्ड कर लिए और बाद में? तो नहीं सर हमने तो वैसा नहीं किए थे, लेकिन हमने तो पूरा टाइम किए थे 2 साल, लेकिन हमको ये रियलाइज़ हुआ था कि 2 साल में कुछ होता नहीं, इसीलिए हम लोग क्रैश कोर्स में करेंगे। मैंने उस लड़की को समझा, पहले वो बेचारे लड़के कन्फ्यूज, ये क्या बोल रही है करके। तो वो लड़कों को छोड़ के मुझे पहले उसकी बहन को समझाना पड़ा कि क्या सही है क्या गलत है, और उसकी मम्मी भी थे। तो मैंने बोला आप जहाँ पे भी थे आपको गलत गाइडेंस मिला है, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं। तो फिर उनको समझाया मैंने सारी चीज़ें। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है, ये भी है, नाउ यू डिसाइड। तो बोले सर नहीं है। अच्छा वो आपने समझाया सारी चीज़ें, हम लोगों को नीट ही करना है। बोला ठीक है आप कर लीजिए, कोई मसला नहीं। तो हमारे टाइम में भी ऐसा था, हम लोग को गाइडेंस अच्छा नहीं मिला, क्रैश कोर्स में 8,000-6,000 फीस थी उस टाइम, उसमें भी 2-2 हज़ार डुबा दिए सबने। समझ रहे? अरे होती ना पहचान ये वो तो दे दो। तो क्या होता था कि कम फीस दिए, 40 दिन का कोर्स और इतना बड़ा सिलेबस, नॉट पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चंस वगैरह करवाते, 2 साल की जो मेहनत होती है ना उसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती है। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली नीट वाले बच्चों के पास। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। लग रहा है आपको कोई क्वेश्चन का ट्रेंड? कुछ नहीं होता है, चाहे कोई भी रहे, स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी का एक लाइन याद होना चाहिए, एक लाइन। और ये सोच लो कि मेरे को 620 से 650 तक जाना है, या मिनिमम 600 जाना है।
या बहुत हो गया तो मिनिमम एटलीस्ट 550 तो लेना ही है। ये जिस दिन आप मन में बिठा लोगे, और जेई वाले जिस दिन मन में बिठा लेंगे कि यार मेरे को एटलीस्ट 98 से 99 परसेंटाइल लेना ही है, तो रिजल्ट आते। जब तक ये कमिटमेंट नहीं होता ना, जब तक ये रिजल्ट नहीं आते। हमारा क्या हो रहा है, ठीक है एग्जाम आ रही है, एग्जाम देने चले जाएंगे, आगे की लाइफ के बारे में सोचो, है ना। वो लड़के को क्या नाम था अभी जो मैंने बताया, जिसको गोल्ड मेडल मिला, नीरज चोपड़ा, 6 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने उसको दे दी, 1 करोड़ बीसीसीआई ने दे दी, 1 करोड़ सीएसके ने भी दे दी, 8 करोड़ तो ऐसे ही हो गए। तकरीबन मेरे हिसाब से उसको और 8-10 करोड़ मिले। बेचारा छोटे से गांव का लड़का, झोपड़पट्टी वाला लड़का, और एक भाला फेंकने में उसको करोड़ों रुपए आज, क्योंकि उसने इंडिया को दिया ना, अब इंडिया की बारी है उसको दे। मैं तो चाहूँगा कि हर फर्म उसको पैसा दे, उसको इनकरेज करे, उसके लिए एकेडमी बना के दे। क्यों? क्योंकि उसने किया। तो कल उसने इतनी प्यारी बात कही, मैं बोला यार काश अपने बच्चे ये समझ ले, अपने क्या सब बच्चे अगर ये समझ ले। अगर उसने बोला कि प्रैक्टिस अगर मेरा वीक होता तो मैं ये इस मकाम पे पहुँच ही नहीं पाता। उसने कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल, एशियन गेम गोल्ड मेडल, फिर वो नहीं गोल्ड हाँ, हर उसमें उसने क्या किया, गोल्ड मेडल लिया। और पहला ओलंपिक था, और पहले ओलंपिक में उसने, पहले क्वालिफिकेशन राउंड होता ना फाइनल के लिए, इसने पहला ही अटेम्प्ट इतना दूर फेंका कि डायरेक्ट फाइनल में क्वालिफाई हो गया। और कल देखा भी नहीं उसने फेंकते बराबर मालूम क्या, विक्ट्री का साइन दे दिया। कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो। उसने ऐसा फेंका, फेंक के जो भाला गया उसको नहीं देखा, अपने कोच को देख के विक्ट्री का साइन दे दिया। और कोच था उसका कौन, फॉरेनर कोच है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एंड वो फॉरेनर कोच उसके जवानी में क्या, क्यों, वो थोड़ा रुको बोलना उनको। उसने उसका जो वो था ना कोच, उसका हाईएस्ट है 100 मीटर, 104.8 मीटर उसके कोच का हाईएस्ट है। तो तक 100 के ऊपर फेंक दिए थे उन्होंने। वो कोच, ऐसा कोच ये लड़के को कोचिंग दे रहा है, तो इफेक्ट तो आएगा ना। पहले उसका 80, इंडिया का हाईएस्ट 80 पॉइंट समथिंग था, तो इसने पहले राउंड में आके 88 फेंक दिया। इंडिया का हाईएस्ट कितना था, 80, और इसने कितने का फेंका, 88। कितना लंबा फेंका। और कॉमनवेल्थ में भी वो 80 फेंकता था, अभी ओलंपिक में भी 87.58 फेंका, मतलब ऑलमोस्ट 88। तो जो प्रैक्टिस में आता था वही फाइनल रिजल्ट आया, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, जितना अपने आप पे वर्क करोगे ना, उतना रिजल्ट आपका निखर के आएगा, और डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, CH3Br KCN A H3O positive B La C, the product C is सॉल्व करो ना, मुंह क्या देख रहे हो मेरा, क्या है आरन, बहुत आसान है। करो, सही है, ला रिडक्शन करो। हाँ, क्या आया, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पे अल्कोहल बनता है। देखो काई से भी करो, कार्बोक्स है, नोट है, स्टेट बोर्ड का बुक है किसी के पास, स्टेट बोर्ड का बुक है किसी के पास,
ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिखा के दिया था मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पे क्या मिलता है, वो लिस्ट लिखा के दिया था मैंने, अल्डिहाइड कीटोन में लिखाया था या अल्कोहल में? इथेनॉल इज दिस राइट आंसर, वेरी गुड अबीरा। है क्या लिखा हुआ, अल्डिहाइड में था रिडक्शन का, है लिखा हुआ, अल्डिहाइड कीटोन्स में है क्या लिखा हुआ? सॉरी, अल्कोहल फिनॉल ईथर में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन देखो, अल्डिहाइड कीटोन, देन ईस्टर से करे थे, देन अल्डिहाइड्स, देन इससे करे थे कार्बोक्सिलिक एसिड से। देखो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड निकालो, हाँ यहाँ पे लिख लो RC डबल बॉन्ड OOH, यही देखो ना, RCO NH2 है तो NH2 एज इट इज रह रहा है, CO का में कन्वर्ट होगा CH2, तो देखो उधर क्या हो जाएगा, बोलो क्या है, देखो इस तरीके से होगा। देखो बेटा, सबसे पहले CH3Br, हाँ बोलो, है लिखा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया था, मिला क्या, किसको मिला बताओ, लो आर्यन, तसल्ली करवाना ज़रूरी है क्योंकि बाद में हो जाता कि पढ़ाई नहीं। ये देखो देखो आप लोग भी देखो ऑनलाइन वाले, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, LiAlH4 है, तो मैंने लिखाया था देखो ये CO कन्वर्ट इनटू CH2, मेरी क्लास नोट में से क्वेश्चन आते हैं, ये नोट कर लो आप, उसको क्लास नोट में से नोट आता है, क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है। तो बताओ अब इसको रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, क्या हो जाएगा बोलो, KCN, तो बोलो KBr हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अल्डिहाइड कीटोन में अभी देखे हमने H2O, 2 टाइम H2O याद है, अरे 1 टाइम था, 2 टाइम था, तो मैंने बोला डायरेक्ट कर देगा 2 टाइम करके, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है शायद, है ना, याद है मैंने ऐसा बताया था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा लो, ये 2, चलो एक बार H2O डालता हूँ, ठीक है, H+ के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O NH2, फिर हम लोग क्या ऐड करते हैं H2O, तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, OH इधर H इधर, माइनस क्या हो जाएगा NH3, माइनस क्या हो जाएगा NH3, क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O OH, समझ रहे हो, तो मतलब ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया A, समझ रहे हो। फिर मैंने आपको बताया था इसका डायरेक्ट रिएक्शन याद है, अल्डिहाइड कीटोन अभी हम लोगों ने देखा कि 2 टाइम्स शायद कल परसों का ही रिएक्शन है, बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का रिएक्शन मैं पढ़ा रहा था, स्टेट बोर्ड का रिएक्शन है, देखो 2 टाइम्स मैंने साइनाइड फ्रॉम नाइट्राइल्स, तो उसमें 2 टाइम H2O डाल के किए थे, मिला। कार्बोक्सिलिक एसिड का नोटबुक बताओ, स्टेट बोर्ड वाला, ये देखो आर्यन, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल, ईस्टर का रिडक्शन, हाँ ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CN plus H2O, it gives amide, है ना, it gives amide, then again H2O, हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग क्या करेंगे बोलो, रिडक्शन करेंगे, ला डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखो इधर, ये CO ब्रेक होगा, एक H ऊपर एक H नीचे, क्या हो जाएगा CH3CH2OH, इथेनॉल। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, पहला है एसीटोन, मीथेन, एसिटल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, तो व्हाट इज द आंसर, इथाइल अल्कोहल, वेरी गुड। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, GR पे है। नाउ नीट 2000
19 का क्वेश्चन, द रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन दी राइमर डायमंड रिएक्शन इज डाइक्लोरोकार्बीन, करवाया था मैंने, डाइक्लोरोकार्बीन। एक और क्वेश्चन था गामा हेक्सेन इज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड या बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, याद रखना गामा हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है। ये दिस इज योर बेंजीन रिंग, हर जगह एच रहता ना, और हर एच को रिप्लेस कर दो Cl के साथ, समझ रहे? हर एच को रिप्लेस कैसे करेंगे, मतलब C6Cl6, दिस इज गामा हेक्सेन। क्या बोलते हैं इसको, गामा हेक्सेन, है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चंस थे। ऐसे ही हम लोग हर संडे को प्रोबेबल ऐसे सेशन लिया करेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें आप लोगों का फ़ायदा ये होगा कि आप लोग सीखेंगे। लेकिन मुझे मज़ा कब आएगा, जब आप लोग भी कुछ घर से पढ़ के आओगे, क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, डाउट्स लेके आओगे, तो तब और मज़ा आएगा, राइट। तो कल हम लोग चैप्टर नया शुरू करने वाले हैं मंडे को, और वो है कौन सा चैप्टर, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंपटीशन लेवल का, राइट। हमारा हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर कंपटीशन का ख़त्म हो गया। और एक और चीज़, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बोर्ड लेवल का ख़त्म हुआ है, तो कल आपका क्या चालू होने वाला है, कंपटीशन लेवल का। तो आप लोग के लिए एक चीज़ अच्छी क्या हो गई कि बोर्ड लेवल पे अल्डिहाइड, कीटोन आपको पढ़ा हुआ है, तो आप कल थोड़ा चैप्टर चालू होने से पहले अल्डिहाइड, कीटोन्स थोड़ा पढ़ के आना, क्या क्या है, रिडक्शन करने पे क्या हो रहा, हाइड्रोलिसिस करने पे क्या हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन करने पे क्या हो रहा, अल्डिहाइड के कौन से मेथड एंड प्रिपरेशन है, उसके कॉमन नेम क्या है, आईयूपैक नेम क्या है, ये सब पढ़ के आना उसके स्ट्रक्चर के बारे में। देन हम लोग कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलो।